चलिए, एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मिस्टर योगेश तलवार एक सफल करियर वाले इंसान, 50 की उम्र में भी वो आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने रियल एस्टेट, गोल्ड और एफडी में तो निवेश किया, लेकिन स्टॉक मार्केट के नाम से ही घबराते थे और जब कभी हिम्मत करके पैसे लगाए भी तो बाजार के छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव में बस घबराकर तुरंत बेच दिए। और ये कहानी मुझे लगता है ज्यादातर भारतीय घरों में सुनने को मिल जाएगी। कई निवेशक दशकों तक 4-5% सालाना रिटर्न पर ही अटके रहते हैं, जबकि उसी दौरान शेयर बाजार 15% से भी ज्यादा का रिटर्न दे रहा होता है। ये सिर्फ ज्ञान की कमी नहीं है, ये सही मानसिकता और एक सही रणनीति की कमी का नतीजा है। बिल्कुल। और इसी मानसिकता को बदलने और एक ठोस रणनीति देने के लिए आज हम सौरभ मुखर्जी और उनकी टीम की किताब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। इसका वादा बहुत बड़ा है, असाधारण दौलत के लिए कम जोखिम वाला रास्ता। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस निवेश के तरीके को पूरी तरह से समझा जाए, इसके हर पहलू को परखा जाए। हाँ, आज की चर्चा का मिशन है ये जानना कि इसका नाम कॉफी कैन क्यों पड़ा, वो कौन से ठोस नियम हैं जिनसे अच्छी कंपनियां चुनी जाती हैं, और खरीदो और भूल जाओ कि ये जो रणनीति है ये बार बार खरीद बिक्री से बेहतर क्यों है, और सबसे जरूरी सवाल, ये कम जोखिम के साथ शानदार रिटर्न देने का दावा कैसे पूरा करती है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये नाम ही बड़ा अजीब है, कॉफी कैन। हाँ, किसी निवेश की रणनीति का नाम कॉफी के डब्बे पर क्यों होगा? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है और हमें पुराने अमेरिका में ले जाती है। ये नाम रॉबर्ट किर्बी नाम के एक जाने माने इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने 1984 में दिया था। ये उन दिनों की याद दिलाता है जब बैंकों का चलन आम नहीं था और लोग अपनी सबसे कीमती चीजें जैसे जरूरी कागजात, गहने या नकदी एक कॉफी के डिब्बे में रखकर उसे अपने गद्दे के नीचे छिपा देते थे। मकसद था उसे सुरक्षित रखना और फिर भूल जाना। अच्छा, एक तरह की देसी तिजोरी। लेकिन इसका शेयरों से क्या कनेक्शन बना? कनेक्शन बना किर्बी के एक क्लाइंट के अनुभव से। उस क्लाइंट के पति किर्बी की सलाह पर स्टॉक तो खरीदते थे, लेकिन उनकी एक अजीब आदत थी, वो कभी कुछ बेचते नहीं थे। किर्बी बेचने के लिए कहते भी तो वो बस अनसुना कर देते थे। कुछ साल बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी ने किर्बी को पोर्टफोलियो संभालने के लिए कहा। और जब किर्बी ने वो पोर्टफोलियो देखा होगा तो क्या मिला उसमें? वो हैरान रह गए। उस आदमी का पोर्टफोलियो उन सभी पोर्टफोलियो से कई गुना बेहतर था जिन्हें किर्बी खुद एक्टिवली मैनेज कर रहे थे, मतलब जहां नियमित खरीद बिक्री हो रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पोर्टफोलियो में एक स्टॉक था ज़ेरॉक्स, जिसमें कुछ $1000 का शुरुआती निवेश आज $8 लाख से भी ज्यादा का हो चुका था। उस एक स्टॉक ने, आप सोचिए, पूरे पोर्टफोलियो को असाधारण बना दिया था। कमाल है। तो मतलब इस रणनीति का जो मूल विचार है वो यही है कि अच्छी बेहतरीन कंपनियों में निवेश करो और फिर उसे छेड़ो मत, उसे बढ़ने का समय दो, कम से कम 1 दशक का। बिल्कुल, ये वॉरेन बफे जैसे महान निवेशकों के दर्शन से सीधा जुड़ता है। बफे कहते हैं, जब हम बेहतरीन मैनेजमेंट वाली बेहतरीन कंपनियों में हिस्सेदारी लेते हैं तो हमारा पसंदीदा होल्डिंग पीरियड हमेशा के लिए होता है। उनका एक और मशहूर कथन है कि निवेशक अक्सर फूलों को काटकर खरपतवार को पानी देते हैं, जबकि करना इसका ठीक उल्टा चाहिए। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग यही सुनिश्चित करता है कि आप अपने सबसे अच्छे फूलों को बढ़ने का पूरा मौका दें। ये फिलॉसफी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और वॉरेन बफे का नाम जुड़ने से इस पर भरोसा भी बढ़ता है, पर मेरे जैसे आम निवेशक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसे असल में करें कैसे। भारतीय स्टॉक मार्केट के 5000 कंपनियों के समंदर में से वो मोती कैसे चुने? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और किताब इसी का एक बहुत सीधा और तर्कसंगत फॉर्मूला देती है। ये भूसे के ढेर में से सुई खोजने जैसा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली चुंबक का इस्तेमाल करने जैसा है जो सुई को खुद ब खुद खींच लेता है। इसके लिए 3 बहुत कड़े नियम हैं। ओके, तो वो नियम क्या हैं? पहला नियम साइज का है। हम सिर्फ उन कंपनियों को देखेंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम 100 करोड़ रुपए हो। इससे छोटी जो तथाकथित पेनी स्टॉक्स वाली कंपनियां हैं, उनका डेटा अक्सर भरोसेमंद नहीं होता और उनमें हेरफेर की गुंजाइश ज्यादा होती है। ये फिल्टर लगाते ही 5000 कंपनियों की लिस्ट घटकर लगभग 1500 रह जाती है। ठीक है, तो हमने साइज देख लिया, लेकिन सिर्फ तेजी से बड़ी हो रही कंपनी तो खतरनाक भी हो सकती है अगर वो पैसे ही ना कमा रही हो। तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है लगातार ग्रोथ की पहचान करना।
दूसरा फिल्टर है, हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जिनकी बिक्री यानी रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 10 सालों में हर साल कम से कम 10% रही हो। हर साल? 1-2 साल भी नहीं चुकना चाहिए। और ये 10% का ही आंकड़ा क्यों? हाँ, हर साल। यहीं पर तो अनुशासन की बात आती है। 10% का आंकड़ा इसलिए क्योंकि भारत की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पिछले दशक में औसतन 13-14% रही है। तो एक मजबूत कंपनी से ये उम्मीद करना जायज है कि वो कम से कम अर्थव्यवस्था की औसत रफ्तार के आसपास तो अपनी बिक्री बढ़ाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्टर लगाने के बाद 1500 में से बमुश्किल 100 या 150 कंपनियां ही बचती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ अच्छी कंपनियों को नहीं, बल्कि असाधारण रूप से अनुशासित कंपनियों को ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी कंपनियां जो न सिर्फ 1-2 साल बल्कि पूरी एक दशक तक हर मुश्किल दौर में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रहीं। अच्छा। अब तीसरा फिल्टर क्या है जो मुनाफे को परखता है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फिल्टर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी ROCE। हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जिनका ROCE टैक्स से पहले पिछले 10 सालों में हर साल कम से कम 15% रहा हो। ROCE, इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक जूस की दुकान है। ROCE ये बताता है कि दुकान में लगाए गए हर 100 रुपए पर, जैसे जूसर, काउंटर, कच्चा माल, इन सब पर आप साल के अंत में कितना मुनाफा कमा रहे हैं। 15% का मतलब है कि हर 100 रुपए की लागत पर आप 15 रुपए का मुनाफा बना रहे हैं, जो एक बहुत ही कुशल दुकान की निशानी है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने पैसे का कितनी समझदारी से इस्तेमाल कर रही है। और ये 15% की शर्त क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की लागत को मात देने के लिए जरूरी न्यूनतम रिटर्न है। देखिए, भारत में अगर आप सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो बिना किसी जोखिम के 7-8% कमा सकते हैं। सही। शेयर बाजार में जोखिम ज्यादा है, तो आपको कम से कम 6-7% का अतिरिक्त प्रीमियम मिलना चाहिए। दोनों को मिलाकर लगभग 15% बनता है। अगर कोई कंपनी इससे कम कमा रही है तो वह असल में अपने शेयर धारकों के लिए कोई खास दौलत नहीं बना रही है। और जो बैंक या फाइनेंस कंपनियां हैं, उनका बिजनेस मॉडल तो अलग होता है। उनके लिए भी यही नियम है? नहीं, उनके लिए नियम थोड़े बदले हुए हैं। हम ROCE की जगह रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE देखते हैं, जो हर साल कम से कम 15% होना चाहिए। और सेल्स ग्रोथ की जगह हम उनकी लोन बुक ग्रोथ देखते हैं, जो हर साल कम से कम 15% होनी चाहिए। इन फिल्टर को पास करने के बाद आपको 10 से 15 कंपनियों की एक लिस्ट मिलती है। यही है आपका कॉफी कैन पोर्टफोलियो। ठीक है, तो फिल्टर तो काफी मजबूत है, लेकिन 25% सालाना रिटर्न सुनने में बहुत आकर्षक है, पर अक्सर ऐसे आंकड़े हाइंडसाइट में यानी पीछे मुड़कर देखने पर ही अच्छे लगते हैं। क्या ये रणनीति भविष्य में भी काम करेगी, खासकर जब बाजार इतना बदल रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब क्यों में छिपा है। जब इस रणनीति का 1991 से लेकर अब तक के डेटा पर बैक टेस्टिंग किया गया तो नतीजे लगातार शानदार रहे। हर 10 साल की अवधि में इस पोर्टफोलियो ने बेंचमार्क इंडेक्स जैसे सेंसेक्स को औसतन 11-12% के बड़े अंतर से हराया है। इसका औसत सालाना रिटर्न CAGR लगभग 24-25% रहा है। और इस 24-25% के आंकड़े की असली ताकत क्या है, अगर हम इसे लंबे समय के लिए देखें तो? इसकी ताकत है कंपाउंडिंग में। अगर आपका पैसा 26% की दर से बढ़ता है तो वो 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना और 30 साल में 1000 गुना हो जाता है। मतलब 1 लाख रुपए का निवेश 30 साल में 10 करोड़ रुपए बन सकता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि क्वालिटी और धैर्य का गणित है। ये तो अविश्वसनीय लगता है। लेकिन आपने शुरू में कम जोखिम की बात भी कही थी। इतना ज्यादा रिटर्न और कम जोखिम, ये दोनों एक साथ कैसे संभव है? यही तो इस रणनीति की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जोखिम को हम यहाँ अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी से मापते हैं। डेटा दिखाता है कि जितना लंबा आपका होल्डिंग पीरियड होता है, अस्थिरता उतनी कम हो जाती है। अगर इस पोर्टफोलियो को 3 साल या उससे ज्यादा समय तक रखा जाए तो पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना 95% से ज्यादा होती है। अच्छा। और अगर 5 साल से ज्यादा रखा जाए तो 9% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावना भी 95% से ज्यादा हो जाती है। तो मतलब
लंबे समय में आप न सिर्फ पैसा गंवाने से बचते हैं बल्कि एक अच्छा रिटर्न लगभग सुनिश्चित कर लेते हैं। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पोर्टफोलियो बाजार की बड़ी गिरावटों के समय, जैसे 2008 का लेमन संकट, बहुत मजबूती से खड़ा रहा और उसने सेंसेक्स से काफी कम गिरावट दिखाई। क्योंकि इन कंपनियों की बुनियाद मजबूत होती है, ये हर तूफान का सामना करने में सक्षम होती है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस रणनीति का सबसे मुश्किल हिस्सा है 10 साल तक अपने पोर्टफोलियो को न छूना। ज्यादातर लोग या तो बाजार गिरने पे डर के मारे बेच देते हैं या थोड़ा मुनाफा देकर उसे बुक कर लेते हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा गैर जिम्मेदाराना नहीं है? मान लीजिए किसी कंपनी का मैनेजमेंट बदल गया या कोई स्कैंडल हो गया, तब भी हम 10 साल तक उसे बस देखते रहें? आपने वो सवाल पूछा है जो ज्यादातर लोगों के मन में आता है, और इसका जवाब है खरीदो और भूल जाओ का मतलब खरीदो और अंधा बन जाओ नहीं है। किताब की सलाह है कि आप साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को फिर से बनाएं, यानी हर साल एक तय दिन पर आप फिर से उन्हीं 3 फिल्टर्स को चलाएं और जो नई 10-15 कंपनियों की लिस्ट बने उसमें निवेश कर दें। इससे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियां अपने आप बाहर हो जाती हैं और नई मजबूत कंपनियां अंदर आ जाती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का ऑटोमेटेड अनुशासन है। लेकिन फिर भी उस एक साल के दौरान तो हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा क्यों? किताब इस कम छेड़छाड़ पर इतना जोर क्यों देती है? इसके पीछे बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक और गणितीय कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है एक मनोवैज्ञानिक जाल जिसे मायोपिक लॉस अवर्जन कहते हैं। रिसर्च बताती है कि हमें 100 रुपए के मुनाफे से जितनी खुशी होती है, 100 रुपए के नुकसान से उसका 2.5 गुना ज्यादा दुख होता है। जब हम रोज-रोज अपना पोर्टफोलियो देखते हैं तो हमें बाजार के छोटे-छोटे उतार चढ़ाव साफ नजर आते हैं और नुकसान का ये दर्द हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। हाँ, ये तो वही बात हुई कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक सर आइजैक न्यूटन भी बाजार की भीड़ के आगे अपनी होशियारी नहीं दिखा पाए। उन्होंने साउथ सी बबल में पहले तो मुनाफा कमाया, लेकिन बाद में दोस्तों और बाजार के शोर में आकर ऊंची कीमत पर दोबारा निवेश कर दिया और अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी। बिल्कुल सही उदाहरण है। दूसरा कारण है शोर को खत्म करना। जब आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो रोज का उतार चढ़ाव एक शोर की तरह हो जाता है जिसका कोई मतलब नहीं रहता। इसका बेहतरीन उदाहरण पेज इंडस्ट्रीज है, जॉकी की पेरेंट कंपनी। 2007 से 2017 के बीच इस स्टॉक ने 45% का सालाना CAGR दिया। 45% सालाना? ये तो असाधारण है। हाँ, लेकिन मजेदार बात यह है कि इस 10 साल की अवधि में कई लंबे दौर ऐसे थे जब उसका शेयर बिल्कुल सपाट रहा या थोड़ा नीचे भी गया। जैसे 2013 के मध्य से 2014 की शुरुआत तक ये शेयर लगभग 10 महीने तक एक ही दायरे में घूमता रहा। उस समय कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इसकी ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई है। जिन्होंने उस शोर पर यकीन करके बेच दिया, उन्होंने अगले 3 सालों में होने वाली 500% की तेजी को गवा दिया। लंबे समय तक टिके रहने से ही ये जादू हुआ। ये बहुत मजबूत तर्क है। तम छेड़छाड़ का तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण सीधा और सरल है, लेन देन की लागत यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। हर बार जब हम कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं तो हमें ब्रोकरेज, टैक्स और दूसरे शुल्क देने पड़ते हैं। ये भले ही छोटी रकम लगे, लेकिन लंबे समय में ये आपके रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा खा जाती है। एक अनुमान के मुताबिक अगर कोई अपने पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा हर साल बदलता है तो 10 साल में वह अपने कुल CAGR का लगभग 1.2% सिर्फ इन लागतों में गंवा देता है। और आखिरी चौथा कारण? चौथा कारण है मार्केट टाइमिंग की निरर्थकता को समझना। किताब में एक बड़ी मजेदार एनालिसिस है। उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि अगर कोई स्मार्ट बनकर बाजार महंगा होने पर यानी निफ्टी PE 20 के ऊपर जाने पर अपना कॉफी कैन पोर्टफोलियो बेच देता तो क्या होता, और नतीजा चौंकाने वाला था। इस रणनीति ने खरीदो और होल्ड करो से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। ऐसा क्यों? अच्छी कंपनियां भी तो कभी-कभी बहुत महंगी हो जाती हैं। क्योंकि जो कंपनियां इन कठोर फिल्टर को पास करती हैं वो असाधारण होती हैं। उनके पास मजबूत ब्रांड, टेक्नोलॉजी या कोई और ऐसी बढ़त होती है जिसे तोड़ना मुश्किल है। ऐसी कंपनियां लगभग हमेशा ही बाजार के औसत से महंगी दिखती हैं। उनके सस्ते होने का इंतजार करने का मतलब है कि आपकी ट्रेन शायद हमेशा के लिए छूट जाएगी।
ठीक है, तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग 2 मजबूत स्तंभों पर टिकी है, गुणवत्ता और धैर्य। बिल्कुल। गुणवत्ता का मतलब है उन कंपनियों को चुनना जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो और जो लगातार 10 साल तक 10% की राजस्व वृद्धि और 15% का ROCE दे सकें। ये फिल्टर सुनिश्चित करता है कि आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ देश की सबसे मजबूत और अनुशासित कंपनियां ही आए। और धैर्य का मतलब है कि इन चुनी हुई 10-15 कंपनियों के पोर्टफोलियो को बनाने के बाद उसे साल में सिर्फ एक बार देखें और बीच के शोर शराबे से दूर रहें। और ये संयोजन न केवल बाजार को मात देने वाला रिटर्न देता है, बल्कि ये अस्थिरता यानी जोखिम को भी काफी हद तक कम कर देता है। ये शायद आम निवेशक के लिए दौलत बनाने का सबसे सीधा और भरोसेमंद रास्ता है। आखिर में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। किताब में एक बहुत दिलचस्प तुलना की गई है। एक आम निवेशक जब घर या जमीन खरीदता है तो उसे दशकों तक रखता है। वो कीमतों में आने वाले हर उतार चढ़ाव को झेलता है और उसे एक सुरक्षित निवेश मानता है। लेकिन वही निवेशक जब किसी बेहतरीन कंपनी का शेयर खरीदता है तो कुछ महीनों या हफ्तों में ही अपना धैर्य खो देता है। यहाँ पर विचार करने वाला सवाल ये है, क्या रियल एस्टेट की सुरक्षा उस ईंट पत्थर की संपत्ति में है या उस अनजाने कॉफी कैन निवेश शैली में है जो लोग उसके लिए अपनाते हैं? क्या होगा अगर वही अनुशासन, वही धैर्य और वही खरीदो और भूल जाओ का नजरिया देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों के शेयरों के पोर्टफोलियो पर लागू किया जाए? इसका जवाब शायद आपकी आर्थिक आजादी की कुंजी हो सकता है। सोचिए, अगर इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका हो कुछ भी ना करना। सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम बात करेंगे सौरभ मुखर्जी, रक्षित रंजन और प्रणव उनियाल की एक ऐसी ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी के बारे में जो बिल्कुल यही कहती हैं। चलिए इसे समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से कामयाब लोगों के मन में आता है। पूरी जिंदगी मेहनत की, एक अच्छा करियर बनाया, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट को लेकर एक फिक्र सी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए चलिए कहानी देखते हैं, मिस्टर तलवार की कहानी। ये कहानी असल में बहुत से लोगों की कहानी है और इसमें हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो देखिए, मिस्टर तलवार ने अपना करियर एक बड़ी MNC से शुरू किया। शुरुआत बहुत अच्छी रही, कामयाबी मिली, लेकिन फिर हुई कुछ ऐसी गलतियां जो बहुत आम है। जैसे दोस्तों से टिप मिली तो फटाफट स्टॉक खरीद लिए, फिर बेच दिए। रियल एस्टेट में तब इन्वेस्ट किया जब कीमतें आसमान छू रही थीं, और फिर नतीजा क्या हुआ? 2008 का जो क्रैश आया उसने उनके इक्विटी पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा झटका दिया। और रही सही कसर रियल एस्टेट की मंदी ने पूरी कर दी, जहां बाकी का पैसा भी फंस गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? पूरे 27 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद उनके पोर्टफोलियो का एवरेज एनुअल रिटर्न था सिर्फ 4%। जी हां, सिर्फ 4%। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद ये नतीजा, वाकई ये देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। तो सवाल ये है कि गड़बड़ हुई कहां? देखिए, मिस्टर तलवार की कहानी असल में उन कॉमन मिस्टेक्स को हाईलाइट करती है जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं। मार्केट को टाइम करने की कोशिश कि कब खरीदें कब बेचें, रियल एस्टेट और गोल्ड पर आंख बंद करके भरोसा करना, और जरा से मुनाफे के लिए लगातार ट्रेडिंग करते रहना। इन्हीं सब चीजों ने उनकी वेल्थ को सही से बढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पूरे वित्तीय चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि ये सरप्राइजिंगली बहुत सीधा है। इस रास्ते का नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। अब ये नाम कहां से आया? ये आया है पुराने जमाने से, जब बैंक वगैरह नहीं होते थे। तब लोग क्या करते थे? अपनी कीमती चीजें जैसे गहने या सिक्के एक कॉफी के डिब्बे में डालकर उसे कहीं छुपा देते थे और फिर सालों तक उसे भूल जाते थे। बस यही सिंपल सा आइडिया इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होता है। अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदो और फिर उन्हें बढ़ने के लिए भरपूर टाइम दो। जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, रॉबर्ट किर्बी, उनका एक बड़ा मजेदार किस्सा है। उनका एक क्लाइंट था जिसने उनकी सरापर स्टॉक्स तो खरीद लिए, लेकिन फिर वो उन्हें बेचना ही भूल गया। कई सालों बाद जब उस भूले हुए पोर्टफोलियो को देखा गया तो पता चला कि वो उनके बाकी सभी एक्टिव पोर्टफोलियो से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि बस अच्छी चीजों को खरीदकर होल्ड करने में कितनी जबरदस्त पावर है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि ऐसा पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इसका तरीका बहुत सिंपल है। बस 3 सीधे साधे डेटा पर बेस्ड रूल्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, इसके 3 फिल्टर हैं। रूल नंबर 1, कंपनी का साइज, मतलब कंपनी बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। कम से कम 100 करोड़ का मार्केट कैप हो ताकि वो स्टेबल रहे।
रूल नंबर 2, कंसिस्टेंट ग्रोथ। हमें ऐसी कंपनियां देखनी हैं जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 10 साल से हर साल कम से कम 10% रही हो। इससे पता चलता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड लगातार बनी हुई है। और रूल नंबर 3, जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE पिछले 10 साल से हर साल कम से कम 15% होना चाहिए। ये बताता है कि कंपनी सिर्फ बड़ी ही नहीं हो रही, बल्कि अपने कैपिटल पर बढ़िया मुनाफा भी कमा रही है। अच्छा, तो इन तीनों फिल्टर से जो कंपनियां निकल कर आती हैं उन्हें चुन लिया, पर अब आता है सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी स्टेप, और वो है कुछ ना करना। जी, बस उन शेयर्स को लेकर कम से कम 10 साल के लिए बैठ जाना है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस पेशेंस, धैर्य रखना है। अब ये कुछ ना करना सुनने में बड़ा पैसिव सा लगता है ना? लेकिन असल में इसी के पीछे वो लॉजिक छिपा है जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को इतना पावरफुल बनाता है। जरा इन दोनों तरीकों को कंपेयर करके देखिए। एक तरफ है एक्टिव ट्रेडर, जिसकी कॉस्ट भी ज्यादा, स्ट्रेस भी ज्यादा, फोकस हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स पर और फैसले ज्यादातर इमोशनल। दूसरी तरफ है कॉफी कैन इन्वेस्टर, कॉस्ट एकदम कम, स्ट्रेस ना के बराबर, फोकस लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर और फैसले पूरी तरह से सिस्टमैटिक। और इस अप्रोच का रिजल्ट क्या है? एक 17 साल की स्टडी में यह सामने आया कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो ने एवरेज 24 से 25% का एनुअल रिटर्न दिया है। 24 से 25%! ये आंकड़ा सेंसेक्स जैसे बेंचमार्क इंडेक्स से भी कहीं बेहतर है। मतलब ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में कितना दम है। तो अगर इसे समराइज करें तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला, ये कंपाउंडिंग के मैजिक को अपना काम करने का पूरा मौका देता है। दूसरा, जो बार बार खरीदने बेचने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो लगभग 0 हो जाती है। तीसरा, ये डर और लालच जैसे इमोशंस को इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह बाहर कर देता है। और चौथा, हिस्ट्री बताती है कि इसने मुश्किल मार्केट में भी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। तो पूरी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी को अगर एक सिंपल से फॉर्मूले में डालना हो तो वो ये है: क्वालिटी प्लस पेशेंस इज इक्वल्स वेल्थ। मतलब अच्छी क्वालिटी की कंपनियां चुनो और फिर सब्र रखो। बस यही है वेल्थ बनाने का सबसे सीधा रास्ता। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं कि अगर फोकस सिर्फ सही कंपनियों को चुनने और फिर उन्हें शांति से बढ़ने देने पर हो, तो अगले 1 दशक में किसी की फाइनेंशियल जर्नी कहां तक पहुंच सकती है? इसका जवाब, जैसा कि हमने देखा, क्वालिटी और टाइम, इन्हीं 2 चीजों में छिपा है।